एक ऐसा टूर्नामेंट जो आईपीएल से भी बड़ा बन सकता था, एक ऐसी लीग जो दुनिया की बेस्ट टी20 टीम को आपस में compete कराती थी, एक ऐसी लीग जिसे कुछ लोग लीग ऑफ चैंपियंस कहते थे तो कुछ लोग क्रिकेट की यूएफए चैंपियंस लीग। ये लीग थी द चैंपियंस लीग टी20, एक लॉस्ट जेम जो क्रिकेट की दुनिया भूल चुकी है। यूएफए की तरह इसमें भी हमें हर देश की डोमेस्टिक टी20 टीम्स आपस में compete करती दिखती थी। लीग क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी प्राइज पूल के लिए इसके यूनिक मैचअप के चलते ये लीग लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी थी, लेकिन फिर भी ये केवल 6 साल तक ही सरवाइव कर पाई और फिर इसे डिसकंटिन्यू करना पड़ा। आज की इस वीडियो में आप सबको चैंपियंस लीग की स्टोरी बताऊंगा, जिसमें इसे क्यों और कैसे स्टार्ट करा, इसमें कौन कौन से मेमोरेबल मोमेंट्स दिए हमें और इसे बंद क्यों करा गया। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी शुरुआत की बात करेंगे। एक ऐसा वक्त जब आईपीएल जैसी लीग ही जस्ट स्टार्ट कर रही थी और उस दौर में किसी के दिमाग में चैंपियंस लीग का आइडिया आया और इस आइडिया को रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करा गया। चैंपियंस लीग का पहला सीजन खेला जाता है साल 2009 में, लेकिन इस एक सीजन को ऑर्गेनाइज करने के पीछे इसके ऑर्गेनाइजर्स को ना जाने कैसी कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। चैंपियंस लीग को स्टार्ट करने का इनिशिएटिव बीसीसीआई ने आईपीएल के सक्सेस को देखते हुए लिया था। जब उसने आईपीएल में लोगों को भारी इंटरेस्ट और मोटा पैसा देखा, इन्हीं दोनों चीजों को देखते हुए बीसीसीआई ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के साथ एक नई लीग बनाने का प्लान करती है और इस बार उसका प्लान था यूएफए की चैंपियंस लीग मॉडल को क्रिकेट में रेप्लिकेट करने का, जहां पर हर कंट्री की डोमेस्टिक टी20 लीग की टॉप टीम्स आपस में कोलाइड करती और क्रिकेट फैंस को फुटबॉल जैसा ही एक नया कंपटीशन देखने को मिलता। इस लीग में हर देश की टीम को रखने का प्लान था ताकि हर देश की ऑडियंस इस लीग को देख सके और ज्यादा लोगों की वजह से ज्यादा व्यूअरशिप और ज्यादा व्यूअरशिप माने ज्यादा पैसा। इस बात पर तीनों ही बोर्ड्स अग्री कर जाते हैं और इसे 2008 के दिसंबर में इंडिया में ऑर्गेनाइज करने की प्लानिंग शुरू कर देते हैं, जिसमें ये इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की दो डोमेस्टिक टी20 टीम्स को रखने का प्लान करते हैं। बीसीसीआई, जिसके पास सीएल टी20 की 50% ओनरशिप थी, उसने एक ऐसी लीग के प्लेयर्स को बैन कर दिया जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। और जब मैं आपको उस लीग का नाम और होस्ट नेशंस के बारे में बताऊंगा तो आप भी पूरी तरह से शॉक्ड रह जाएंगे। बीसीसीआई ने आईपीएल की राइवल और शॉर्ट लिव्ड इंडियन लीग, द इंडियन क्रिकेट लीग के सारे प्लेयर्स पर बैन लगा दिया, जिसमें इंडियंस तो थे ही, उनके साथ ही इंग्लैंड की डोमेस्टिक टूर्नामेंट की रनर अप कैंट स्पिटफायर्स के काफी बड़े प्लेयर्स भी शामिल थे। इसे भी उनके प्लेयर्स पर लगे बैन से काफी नाखुश था, लेकिन बीसीसीआई को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ा और उसने कैंट स्पिटफायर्स के रिप्लेसमेंट के तौर पर पाकिस्तान की सियालकोट को ऐड कर दिया और ये अनाउंस कर दिया कि कैंट स्पिटफायर्स को तो इस सीजन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, पर अगर ईसीबी चाहे तो अपनी दूसरी टीम मिडिलसेक्स को सीएल टी20 के लिए भेज सकती है। इन सबके साथ ही बीसीसीआई सीएल टी20 के पहले सीजन की डेट्स और वेन्यूज को भी अनाउंस कर देती है। बीसीसीआई इसे दिल्ली, मोहाली और जयपुर में लेट सितंबर में ऑर्गेनाइज करने का अनाउंसमेंट करती है, लेकिन इसकी डेट्स चैंपियंस ट्रॉफी से क्लैश कर जाती हैं, जिसे देखते हुए बीसीसीआई इसकी डेट्स को दिसंबर 2008 में शिफ्ट कर देती है। लेकिन नवंबर 2008 में मुंबई में टेररिस्ट अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से इसे पोस्टपोन करके अगले साल के सितंबर में शिफ्ट कर दिया जाता है। डेट्स के साथ साथ इसकी वेन्यू में भी चेंजेस आते हैं। अब की बार इसे बैंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली में ऑर्गेनाइज करा जाता है, जिसमें सेमीफाइनल दिल्ली और फाइनल हैदराबाद में होना है। और इस टूर्नामेंट के लिए अनाउंस किया जाता है क्लब हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्राइस पूल ऑफ $6 मिलियन, जिसमें जीतने वाली टीम को मिलते $2.5 मिलियन। अब की बार टीम के नंबर को बढ़ाकर भी 12 कर दिया जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका से 2-2, श्रीलंका और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज से 1 और इंडिया से 3 टीम्स को रखा जाता है। और पाकिस्तान की जिस टीम को इसमें ऐड करने का सोचा जा रहा था, उसे इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाता है ड्यू टू द पॉलिटिकल क्लैशेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। खैर, अगर हम बात करें इंडियन टीम्स की तो उस साल की आईपीएल विनर डेक्कन चार्जर्स, रनर अप रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, दिल्ली डेयरडेविल्स में कंपीट करने के लिए भेजा जाता है। सीएल टी20 में आईपीएल की 3 टीम्स के साथ बाकी कंट्रीज की चैंपियंस टीम्स भी थी और तब तक आईपीएल के भी 2 सीजन हो चुके थे, जिसे देखकर ऑर्गेनाइजर्स को इसके पहले सीजन से काफी उम्मीदें थी, लेकिन ये लीग बिल्कुल भी उन उम्मीदों पर खड़ी नहीं होती। जिस मैच में आईपीएल टीम्स होती थी उस मैच की रेटिंग तो काफी हाई रहती, लेकिन जिस मैच में आईपीएल टीम्स नहीं होती थी उस मैच में ना तो टीवी रेटिंग आती और ना ही स्टेडियम में क्राउड। और ये कहानी किसी एक सीजन की नहीं बल्कि ऑलमोस्ट हर सीजन की थी। सीएल टी20 व्यूअरशिप के लिए आईपीएल टीम्स पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस थी। तो चलो एक बार आईपीएल टीम्स की परफॉर्मेंस पर भी नजर डाल लेते हैं। आखिर जिन टीम्स पर ये लीग इतना डिपेंड कर रही थी, वो टीम उस डिपेंडेंस को जस्टिफाई कर भी पाती थी या नहीं। जैसे इस लीग की हिस्ट्री रही है, इसके ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आना तो आम बात है। इस बार भी कुछ वैसे ही होता है जब इसकी डेट्स इंग्लिश डोमेस्टिक सीजन से क्लैश कर जाती हैं 2010 में, जिस वजह से ईसीबी सीजन से बैकआउट कर देती है। कंट्री वाइज टीम्स की पार्टिसिपेशन के बारे में बताऊं तो आईपीएल से द बिग 3 एमआई, सीएसके और आरसीबी इस सीजन के लिए क्वालिफाई करती हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सदर्न रेडबैक्स और विक्टोरियन बुश रेंजर्स, साउथ अफ्रीका की तरफ से हाईवेल्ड लायंस और वॉरियर्स, श्रीलंका की तरफ से वायम्बा 11, वेस्ट इंडीज की तरफ से गयाना और न्यूजीलैंड की तरफ से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट स्टैग ने इसके दूसरे सीजन
जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन 10 टीमों को 5-5 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड करा गया और राउंड रॉबिन फॉर्मेट में कंपीट कराया। टॉप 2 टीम्स को सेमीफाइनल के लिए भेजा गया। CL T20 का सीजन साउथ अफ्रीका के 4 स्टेडियम्स में ऑर्गेनाइज हो रहा था, जिसमें सेंट जॉर्जेस पार्क, वॉन्डरर्स स्टेडियम, किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड और सुपर स्पोर्ट पार्क शामिल थे। अनलाइक लास्ट ईयर, इस बार IPL चैंपियन CSK ने इस साल काफी डोमिनेंट परफॉर्मेंस दी। अपने पहले दोनों मैचेस जिसमें CSK ने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट और YM 11 को फेस किया था, उन दोनों मैचेस को CSK ने आसानी से अपने नाम कर दिया। लेकिन CSK को असली कंपटीशन का सामना करना पड़ता है अपने अगले मैच में, जब उनके सामने होते हैं विक्टोरियन बुश रेंजर्स। इस मैच में CSK पहले बैटिंग करते हुए मुरली विजय की 73 रन की पारी की मदद से 162 रन बोर्ड पर लगाती है। इसे चेस करने उतरी विक्टोरिया की बैटिंग को एरन फिंच एक धुआंधार शुरुआत देते हैं। 17 बॉल पर 41 रन बना देते हैं। उनके इस फॉर्म को देख के ये तो साफ था कि अगर वो केवल पावर प्ले भी खेल जाते तो ये मैच CSK से काफी दूर चला जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। चौथे ओवर में अश्विन फिंच को आउट कर देते हैं, जिसके बाद CSK इस गेम में अपनी वापसी करती है और इस गेम को आखिरी ओवर में लेके जाती है, जहां बुश रेंजर्स को जीत के लिए 12 रन चाहिए थे। इस छोटे से टारगेट को डिफेंड करने की जिम्मेदारी धोनी सुरेश रैना को देते हैं, जो एक काफी बोल्ड मूव था, लेकिन रैना के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। CSK के मेन पेसर्स लक्ष्मीपति बालाजी और जस्टिन कैंप काफी रन दे चुके थे और ऐसे में धोनी ने उन्हें गेंद देना सही नहीं समझा। लेकिन इस फैसले पर पहली बॉल के बाद ही उंगली उठने लगी, जब पहली बॉल पर बुश रेंजर्स के बैट्समैन मैके छक्का मार देते हैं। पहली बॉल पर छक्का खाने के बाद रैना काफी प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें 6 बॉल पर 12 नहीं बल्कि 5 बॉल पर 6 रन डिफेंड करने थे। पर रैना इस प्रेशर सिचुएशन में कोई गलती नहीं करते और पहले मिकी और फिर डर्क नैलेस को आउट कर देते हैं। अगली बॉल पर मैके फिर से वही शॉट खेलते हैं, लेकिन अब के बाद रिजल्ट एकदम उल्टा निकलता है। वो रैना को ही कैच थमा बैठते हैं। CSK के लिए ये एक आसान सी जीत नजर आ रही थी, लेकिन ये गेम में आते हैं पीटर सिडल, जो ओवर की चौथी बॉल पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक चौका मार देते हैं और मैच में फिर से रोमांच आ जाता है। अब विक्टोरिया को बस 2 रन की जरूरत थी और उनके हाथ में थी 2 बॉल्स। 5वीं बॉल पर सिडल एक सिंगल लेते हैं और स्कोर लेवल हो जाता है। विक्टोरिया को जीत के लिए 1 बॉल पर 1 रन चाहिए था। स्ट्राइक पर थे ब्राइस मैग्रेन स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश में बॉल मिस जज कर जाते हैं, लेकिन उनसे में नॉन स्ट्राइकर पीटर सिडल रन के लिए भाग जाते हैं। लेकिन स्पिनर पर बाय का रन लेना, वो भी MS धोनी के विकेट कीपर होते हुए, ये काम तो भैया नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। मैग्रेन रन आउट हो जाते हैं और ये मैच टाई हो जाता है और हमें देखने को मिलता है एक सुपर ओवर। विक्टोरिया की तरफ से पहले बैटिंग करने आते हैं फिंच, हसी और MS धोनी बॉल देते हैं रवि अश्विन को। यह काफी बड़ा डिसीजन था, क्योंकि इससे पहले फिंच अश्विन के खिलाफ काफी अच्छी बैटिंग कर चुके थे, तो ऐसे में चांसेस थे कि यहां भी अश्विन काफी रन कंसीड कर देंगे और होता भी कुछ वैसा ही है। अश्विन के सुपर ओवर में हसी अश्विन को 3 छक्के मार देते हैं और CSK को 24 रन का टारगेट देते हैं। CSK की तरफ से सुरेश रैना मुरली विजय क्रीज पर आते हैं। 6 बॉल्स के अंत पर से 13 रन बना पाते हैं और CSK को ये सुपर ओवर 10 रन से हारना पड़ता है। लेकिन चेन्नई अपने ग्रुप स्टेज के लास्ट मैच में वॉरियर्स को हरा देती है और टेबल टॉप करके सेमी के लिए क्वालिफाई करती है। ये तो थी कहानी IPL की चैंपियन सुपर किंग्स की। अब बात करते हैं IPL की बाकी 2 टीम्स RCB और मुंबई इंडियंस की। ये दोनों टीम्स एक ही ग्रुप में थी और CSK की तरह इनसे भी उम्मीदें थी कि ये इस टूर्नामेंट में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देंगी। मुंबई की CL T20 की शुरुआत IPL की जैसी ही रहती है। अपने पहले मैच में मुंबई को हाईवेल लायन से 9 रन से हार का सामना करना पड़ता है। इसके बाद सदर्न रेडबैक्स MI को 5 विकेट से हरा देती है, लेकिन इसके बाद MI कमबैक करती है, अपने अगले दोनों मैचेस में जीत दर्ज करती है, जिसमें पहले गयाना को 31 रन से हराती है और फिर RCB को 2 रन के क्लोज मार्जिन से हराकर ये मैच अपने नाम कर लेती है। बात करें अगर RCB की, तो अपने पहले मैच में गयाना को 9 विकेट से हराकर एक डोमिनेंट विकेट रजिस्टर करती है। जितने डोमिनेंट वे में RCB अपना पहला मैच जीती थी, उतने ही डोमिनेंट वे में वो अपना अगला मैच हार भी जाती है। जब सदर्न रेडबैक उसको पहले 154 के स्कोर पर ऑल आउट कर देती है और फिर 9 बॉल और 8 विकेट रहते हैं, मैच अपने नाम कर लेती है। फिर अगले मैच में MI से 2 रन के क्लोज मार्जिन से हार के बाद एट दिस पॉइंट इस ग्रुप में सदर्न रेडबैक्स टेबल टॉप कर रही थी। 4 विन्स के साथ MI और हाईवेल लाइन भी 2-2 जीत के साथ RCB से आगे थे और गयाना अपने चारों मैचेस हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी। RCB का अगला मैच था हाईवेल लायंस के साथ और वहां उसने जीत की सख्त जरूरत थी। मैच शुरू होता है और RCB हाईवेल लायंस को 159 के स्कोर पर रोक देती है। टारगेट बहुत बड़ा नहीं था और RCB जैसी स्ट्रॉन्ग बैटिंग वाली टीम से इस टारगेट को चेस करने की उम्मीद भी थी। और इस चेज में आगे आते हैं द चेज मास्टर विराट कोहली, जो सिर्फ 29 बॉल पर 49 रन की नाबाद पारी खेलकर 1 ओवर पहले और 6 विकेट से ये मैच RCB को जिता देते हैं और इस आसान सी जीत के साथ RCB नेट रन रेट के चलते सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। अब सारे क्रिकेट फैंस की नजर थी पहले सेमीफाइनल पर, जहां IPL के 2 सबसे पॉपुलर टीम्स RCB और CSK आमने सामने थी। लेकिन शायद मौसम को लोगों की एक्साइटमेंट कुछ खास पसंद नहीं है और ये मैच को बारिश ने इंटरप्ट कर दिया, जिस वजह से ये 20 ओवर का मैच 17 ओवर का रह गया। पहले बैटिंग करते हुए CSK ने कुछ अर्ली विकेट्स खोए, लेकिन सुरेश रैना ने 48 बॉल्स पर 94 रन बनाकर 174 का बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाया। जवाब में RCB वही करती है जिसके लिए वो जानी जाती है। RCB की तरफ से केवल मनीष पांडे ही थे जो 50 रन बना पाए, बाकी कोई भी बैट्समैन 20 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। पूरी टीम 123 के छोटे स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। CSK मैच 52 रन से जीतकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। फाइनल में CSK का सामना होता है उसी के ग्रुप की टीम वॉरियर्स से, जिसे वो ऑलरेडी एक बार हरा चुकी थी। इस बड़े फाइनल में टॉस जीतकर वॉरियर्स पहले बैटिंग करने का डिसीजन लेते हैं, लेकिन ये फैसला बिल्कुल भी उनके पक्ष में नहीं करता। CSK का स्पिन डुओ रविचंद्रन अश्विन और मुथैया मुरलीधरन मिलकर 5 विकेट लेते हैं, जिससे दोनों की इकोनॉमी सिर्फ 4 रन की रहती है। इनकी परफॉर्मेंस के चलते वॉरियर्स सिर्फ 128 रन बना पाते हैं। IPL के बाद CSK को ये चैंपियंस लीग जीतने के लिए सिर्फ 129 रन की जरूरत थी और कहानी में कोई एंटी क्लाइमैक्स ना आए, इसलिए CSK के ओपनर्स मुरली विजय और माइकल हसी ओपनिंग पार्टनरशिप पे 103 रन के लगा देते हैं, जिसमें हसी 51,
51 विजय 58 रन बनाते हैं और सीएसके के लिए मैच आसानी से अपने नाम कर लेती है और आईपीएल के बाद सीएल टी20 की भी चैंपियन बन जाती है। और सीएल टी20 सीएसके की जीत के बाद फैंस भी काफी पॉपुलर होता है। इस पॉपुलैरिटी को देखते हुए अगले सीजन में अथॉरिटीज कुछ अलग करने की कोशिश करती हैं, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो किसी भी क्रिकेट लीग में आज से पहले नहीं देखा गया था। 2011 का सीएल टी20 का सीजन पहला ऐसा सीजन था जिसमें क्वालिफाइंग स्टेज का कॉन्सेप्ट लाया गया था। टूर्नामेंट में टीम्स तो 10 ही थी, जिसमें से 7 टीम डायरेक्टली ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गई थी। बाकी की 3 टीम डिसाइड करने के लिए इस क्वालिफाइंग स्टेज को ऐड किया गया था, जिसमें 6 टीम्स ग्रुप स्टेज के 3 स्पॉट के लिए फाइट करने वाली थी। जिसके आगे का टूर्नामेंट लास्ट ईयर की तरह ही चलना था, जिसमें 10 टीम्स को 5-5 के 2 ग्रुप में डिवाइड करा जाना था और टॉप 2 टीम सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती। इस बार चैंपियंस लीग की इंडिया में वापसी हो रही थी और इसके क्वालिफाइंग स्टेजेस के सारे मैचेस हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में होने थे और बाकी के टूर्नामेंट हैदराबाद, बैंगलोर और चेन्नई में। क्वालिफाइंग स्टेज में आईपीएल की कोलकाता नाइट राइडर्स पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसे अपने 2 मैचेस में समरसेट और ऑकलैंड एसेस को फेस करना था, जिसमें वो ऑकलैंड एसेस को हरा देती है पर समरसेट से हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन बेटर रन रेट की वजह से वो अगले स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जहां पहले से एमआई, सीएसके और आरसीबी उनका वेट कर रही थी। इसमें भी एमआई और सीएसके एक ही ग्रुप का पार्ट रहती है और दूसरे ग्रुप में आरसीबी और केकेआर रहते हैं। ये टीम्स एक दूसरे की कितनी बड़ी राइवल्स हैं ये बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इनकी और इनके जैसी और भी कई सारी आईपीएल राइवलरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल की इस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें हमने आईपीएल की टॉप राइवलरीज की बात करी है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, सीएसके का पहला मैच भी उसके सबसे बड़े राइवल मुंबई इंडियंस से होता है। अभी दोनों टीम्स आमने सामने हो और उस मैच में रोमांच ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले बैटिंग करते हुए सीएसके माइकल हसी की 81 रन की मदद से 158 रन बोर्ड पर लगाती है, जिसे चेस करने उतरी एमआई की बैटिंग बिल्कुल भी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती और इस 159 की चेज में 106 पर ही 7 विकेट गवा बैठती है। यहाँ से इस मैच में एमआई की वापसी लगभग नामुमकिन थी, लेकिन इतने सालों से चल रही इनकी राइवलरी में हमने ये तो बताया है कि इनके मैचेस में कुछ भी पॉसिबल है। एमआई के लिए टारगेट को चेस करने की जिम्मेदारी उठाते हैं उनके स्टार बॉलर लसित मलिंगा, जो सिर्फ 18 बॉल पर 37 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलकर एक बॉल पहले ही एमआई को यह मैच जिता देते हैं। जिसके बाद एमआई ट्रिनिडाड से क्लोज एनकाउंटर सिर्फ 1 विकेट से जीतती है और फिर जब उनका केप कोबरा से होने वाला मैच बारिश के चलते रद्द हो जाता है, तब उनका सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है। चेन्नई की बात करें तो उनका यह सीजन उनके लास्ट सीजन से एकदम उल्टा था, जहां वो मुंबई के बाद ट्रिनिडाड एंड टोबैगो और फिर न्यू साउथ वेल्स ब्लूज से भी अपने मैचेस हार जाती हैं और 4 मैचेस में 3 हार के साथ टेबल के बॉटम पर फिनिश करती है। अब जरा दूसरे ग्रुप की टीम की बात कर लेते हैं। आरसीबी अपने पहले 2 में से 2 मैचेस में हार का सामना करती है, जिसमें केकेआर के अगेंस्ट उसे 9 विकेट से हार झेलनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद वो कमबैक करते हैं, समरसेट को 51 रन के बड़े मार्जिन से हराते हैं और फिर सदर्न रेडबैक्स को भी वो 2 विकेट से हरा देती है और 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाती है। लेकिन केकेआर, जिसने आरसीबी को 9 विकेट से हराया था, वो टूर्नामेंट में आगे नहीं जा पाती क्योंकि उनका नेट रन रेट आरसीबी से 0.19 की मार्जिन से कम रह जाता है और वो सीजन से बाहर हो जाते हैं। सेमीफाइनल में आरसीबी का सामना होता है न्यू साउथ वेल्स ब्लूज से, जो पहले बैटिंग करते हुए डेविड वार्नर की 68 बॉल पर 123 रन की इनिंग की मदद से 203 रन बोर्ड पर लगा देते हैं। वैसे तो आरसीबी की बैटिंग टारगेट को चेस करने का दमखम रखती है और वो ऐसा पिछले मैच में कर भी चुकी थी, जब सदर्न रेडबैक्स के अगेंस्ट उसने 215 रन का टारगेट चेस भी करा था। लेकिन चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में किसी भी टीम ने लगातार 2 बार 200 से ज्यादा रन का टारगेट चेस नहीं करा था। ऐसे में ये काम मुश्किल होने वाला था। साथ ही इस मैच में आरसीबी के ऊपर सेमीफाइनल का प्रेशर भी था, तो ऐसे में ये चेस काफी मुश्किल नजर आ रहा था और आरसीबी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं जब 21 के स्कोर पर उनका पहला विकेट गिर जाता है। तिलक रत्न देशनाल को सिर्फ 4 रन के स्कोर पर वापस लौटना पड़ता है और क्रिस गेल के साथ देने आते हैं चेस मास्टर विराट कोहली। इस क्रूशियल मोमेंट पर क्रिस गेल दिखाते हैं अपना यूनिवर्सल बॉस वाला अंदाज, सिर्फ 41 बॉल पर 92 रन की पारी खेल देते हैं। लेकिन पैट कमिंस की बॉल पर वो आउट हो जाते हैं, पर तब तक वो अपना काम कर चुके थे। विराट के साथ 150 रन की पार्टनरशिप करके टीम को एक इजी पोजीशन में पहुंचा चुके थे। इसके बाद किंग कोहली इस चीज की जिम्मेदारी उठाते हैं, 49 बॉल्स पर अनबीटन 84 रन बनाकर आरसीबी को फाइनल्स में लेकर जाते हैं। दूसरे सेमीफाइनल में मुंबई इंडियंस समरसेट को 10 रन के मार्जिन से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। इस बार फाइनल में दोनों आईपीएल की टीम्स होती हैं। बड़े फाइनल में मुंबई पहले बैटिंग करने का फैसला करती है और जेम्स फ्रैंकलिन की 41 रन और सूर्य कुमार यादव की 24 रन की मदद से 139 रन बोर्ड पर लगाती है। टारगेट छोटा था, लेकिन ये बात तो हम सब जानते हैं कि टारगेट जितना भी छोटा हो, मुंबई उसे डिफेंड करने में अपना बेस्ट देती है और फाइनल जैसे बड़े स्टेज में तो कई बार वो ऐसा करने में कामयाब भी रही है। वहीं दूसरी तरफ आरसीबी जो 2 लगातार मैचेस में 200 से ज्यादा का टारगेट चेस करके आ रही थी, उसकी बैटिंग रेड हॉट फॉर्म में थी। इन सारी चीजों को देखते हुए सारे क्रिकेट फैंस को एक लो स्कोरिंग थ्रिलर की पूरी उम्मीद थी, लेकिन थ्रिलर तो दूर की बात, आरसीबी इस मैच में एमआई से कंपीट भी नहीं कर पाई। रेगुलर इंटरवल्स पर विकेट खोने की वजह से आरसीबी केवल 108 ही रन बना पाई और 4 बॉल्स रहते ऑल आउट हो गई और मुंबई ने यह मैच और सीएल टी20 की ट्रॉफी 31 रन से अपने नाम कर ली।
इसका अगला सीजन 2012 में साउथ अफ्रीका में होस्ट कराया जाता है और इस बार भी इंडिया की तरफ से 4 टीम्स इस टूर्नामेंट में पार्ट लेती हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि सीएसके, एमआई और केकेआर जैसी चैंपियंस टीम होने के बाद भी आईपीएल की एक ऐसी टीम सेमीफाइनल में जाती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इस टीम ने सबको शॉक करते हुए पहले तो आईपीएल के प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करा और फिर सीएल टी20 के सेमीफाइनल में भी अपनी जगह बनाई। जबकि सीएल टी20 की डिफेंडिंग चैंपियंस मुंबई इंडियंस, उस साल की आईपीएल विनर कोलकाता नाइट राइडर्स और 2 बार की आईपीएल विनर, 1 बार की सीएल टी20 चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स टॉप 4 के आसपास भी नहीं रही। पिछले सीजन से इस सीजन के बीच टी20 क्रिकेट में काफी चेंजेस आ चुके थे। 3 टेस्ट प्लेइंग नेशंस ने अपनी खुद की टी20 लीग्स एस्टैब्लिश कर दी थी। ऑस्ट्रेलिया ने केएफसी टी20 बिग बैश को रिप्लेस करते हुए बिग बैश लीग को इंट्रोड्यूस करा, श्रीलंका ने लंका प्रीमियर लीग को स्टार्ट करा और बांग्लादेश ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग को एस्टैब्लिश करा। लास्ट ईयर की तरह इस साल का टूर्नामेंट भी 3 स्टेजेस में ऑर्गेनाइज होना था, जिसमें सबसे पहले क्वालिफाइंग स्टेज, फिर ग्रुप स्टेज और फिर नॉकआउट स्टेज होना था। लेकिन अब की बार क्वालिफाइंग स्टेज में एक छोटा सा चेंज था कि टीम्स इस बार भी 6 ही थी, लेकिन ग्रुप स्टेज में एडवांस करने वाली टीम्स के नंबर को 3 से कम करके 2 कर दिया गया था। इसके साथ ही ये पहला सीजन था जब इस टूर्नामेंट में हमें एक पाकिस्तानी टीम सियालकोट स्टालियंस भी देखने को मिली थी। चैंपियंस लीग के सीजन को साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज करा जाता है, जहां इसे सेंचुरियन, डरबन, केप टाउन और जोहानिसबर्ग में ऑर्गेनाइज कराने का फैसला लिया गया। बात करें अगर क्वालिफाइंग स्टेज की, तो उसमें से ऑकलैंड एसेस और यॉर्कशायर कार्नेगी ग्रुप स्टेज के लिए एडवांस करती हैं, जहां ऑकलैंड एसेस ग्रुप ए को ज्वाइन करती हैं, जिसमें पर्थ स्कॉचर्स, टाइटंस, केकेआर और शॉकिंग एंट्रेंट दिल्ली डेयरडेविल्स पहले से उनका वेट कर रहे थे। वहीं यॉर्कशायर कार्नेगी को ग्रुप बी में रखा जाता है, जहां वो सिडनी सिक्सर्स, हाईवेल लायंस, चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करती हैं। इस सीजन में आईपीएल टीम की सबसे पहला क्लैश होता है केकेआर और दिल्ली डेयरडेविल्स के बीच। दिल्ली, जिसने इस साल चैंपियंस लीग के क्वालिफाई करके सबको चौंका कर रख दिया था, लेकिन कई लोग इसे अभी भी एक फ्लूक मान रहे थे। लेकिन दिल्ली खुद पर उठ रहे इन सवालों को जवाब देती है इस मैच में केकेआर को 52 रन के बड़े मार्जिन से हराकर। इसके बाद दिल्ली का मैच होना था ऑकलैंड एसेस से, लेकिन वो बारिश की वजह से रद्द हो जाता है। दोनों टीम में 1-1 पॉइंट बढ़ जाता है। इसके बाद दिल्ली अपने मैच खेलती है पर्थ स्कॉचर्स से, जहां वो पहले तो पर्थ को 121 के टोटल पर रिस्ट्रिक्ट कर देती है। उसके बाद वीरेंद्र सहवाग की 52 रन की मदद से ये मैच 3 विकेट से अपने नाम कर लेती है। इसके बाद इनका आखिरी मैच टाइटंस के साथ होना था, जिसमें फिर बारिश आ जाती है और ये पॉइंट भी दोनों टीम्स में बढ़ जाता है। तो 2 जीत और 2 नो रिजल्ट के साथ दिल्ली अपने ग्रुप को टॉप करती है। लेकिन उसके ग्रुप की दूसरी इंडियन टीम केकेआर कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दे पाती और केवल एक ही जीत के साथ ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हाल सीएसके और एमआई का भी था। एमआई जो इस सीजन में डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर आ रही थी, उससे लोगों की एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा थी, लेकिन एमआई उन एक्सपेक्टेशंस पर बिल्कुल भी खड़ी नहीं उतर पाती है और अपने 4 मैचेस में से एक भी मैच नहीं जीत पाती। हाईवेल लायंस से उन्हें 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ता है। यॉर्कशायर से उनका मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है और सिडनी सिक्सर्स के सामने वो 136 रन का टारगेट चेज नहीं कर पाते। और रही बात सीएसके के साथ उनके मैच की, तो उसमें पहले बॉलिंग करते हुए लसित मलिंगा की 5 विकेट हॉल के बावजूद सीएसके 173 रन बोर्ड पर लगा देती है। जवाब में दिनेश कार्तिक अकेले दम पर 45 बॉल पर 74 रन की पारी खेलते हैं, लेकिन उन्हें जितना सपोर्ट चाहिए था उतना उन्हें नहीं मिलता है और ये मैच एमआई को हारना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेन्नई ने कोई झंडे गाड़े हो। मुंबई के अलावा वो सिर्फ क्वालिफायर खेलकर आ रही यॉर्कशायर कार्नेगी को ही हरा पाते हैं। बाकी दोनों मैचेस में हार की वजह से वो नॉकआउट्स में नहीं जा पाते। लेकिन आईपीएल की एक टीम अभी भी सीएल टी20 जीतने की रेस में थी और वो थी दिल्ली डेयरडेविल्स। पहले सेमीफाइनल में दिल्ली का सामना होता है हाईवेल लायंस से। ये वही हाईवेल लायंस थे जिसने मुंबई को 8 विकेट से और चेन्नई को 6 विकेट से हराया था और दिल्ली की तरह ये टीम भी अभी तक अनडिफीटेड थी। मतलब इस सेमीफाइनल में दोनों टीम में से एक टीम की विनिंग स्ट्रीक टूटने वाली थी। पहले बैटिंग करते हुए लायंस 139 का स्कोर खड़ा करती है। दिल्ली, जिस टीम में डेविड वार्नर, वीरेंद्र सहवाग जैसे ओपनर्स हो, केविन पीटरसन, इरफान पठान, उन्मुक्त चंद और रॉस टेलर जैसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हो, उस टीम के लिए टारगेट चेस करना कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। लेकिन होता एकदम इसका उल्टा है, जब डेविड वार्नर, केविन पीटरसन, मॉर्ने मॉर्कल के अलावा कोई भी बल्लेबाज डबल डिजिट के स्कोर पर नहीं पहुंच पाता और पूरी टीम सिर्फ 117 रन ही बनाकर इस गेम को हार जाती है और फाइनल की रेस से बाहर हो जाती है। दूसरे सेमीफाइनल में सिडनी सिक्सर्स टाइटन को दिया हुआ 164 रन का टारगेट 2 विकेट से रहते चेस कर देती है और फाइनल में अपनी जगह पक्की करती है। फाइनल में हमें सिडनी सिक्सर्स और हाईवेल लायंस का मैच देखने को मिलता है। ये दोनों टीम्स एक बार ग्रुप स्टेज में टकरा चुकी थी और तब सिडनी सिक्सर्स को अपर हैंड मिला था जब उन्होंने ये मैच 5 विकेट अपने नाम कर लिया था। फाइनल में लायंस के पास मौका था उस हार का बदला लेने का और चैंपियंस लीग की ट्रॉफी को अपने घर ले जाने का। हाईवेल लायंस इस मैच में पहले बैटिंग करती है और बुरी तरह फेल हो जाती है जब उनके 6 बैट्समैन सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हो जाते हैं और पूरी टीम केवल 121 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। यहाँ आप सोच सकते हैं कि हो सकता है कि पिच ही स्लो खेल रही हो, उस पर बैटिंग करना काफी मुश्किल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। पिच में कोई खराबी नहीं थी और अगर थी भी तो लायंस के बैट्समैन की इतनी खराब बैटिंग देखकर वो अपने आप ठीक हो गई होगी, क्योंकि दूसरी इनिंग में बैटिंग करना ही सिडनी सिक्सर्स के ओपनर माइकल लम और ब्रैड हार्डिन 124 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर देते हैं, जिसमें माइकल लम 82, ब्रैड हार्डिन 37 रन बनाते हैं और सिडनी सिक्सर्स ये मैच सिर्फ 12.3 ओवर में जीत जाती है। सिडनी सिक्सर्स ये मैच और सीएल टी20 का 4th सीजन बिना एक भी मैच हारे आसानी से जीत जाती है। लेकिन आईपीएल टीम्स को कब तक ही शांत रखा जा सकता है? आखिर इस गेम की असली बॉस तो वही है। अगले सीजन में आईपीएल टीम्स कम बैक करती हैं और सिर्फ पार्टिसिपेशन के बेसिस पर नहीं बल्कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और ये सीजन भी एक इंडियन टीम अपने नाम करती है।
2013 के चैंपियंस लीग टी20 सीजन की सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि लास्ट ईयर की चैंपियन सिडनी सिक्सर्स इस सीजन के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। इस बार भी कंपनीज की पार्टिसिपेशन और टीम्स के क्वालिफिकेशन में थोड़ा चेंज था। इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप का एंड सीजन CLT20 के इस सीजन से क्लैश कर रहा था, इसीलिए काउंटी टीम्स ने सीजन में पार्टिसिपेट नहीं करा। फॉर्मेट में इस बार लास्ट ईयर से कोई चेंज नहीं आया। 8 टीम्स डायरेक्टली ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई कर गई और 4 टीम्स के बीच ग्रुप स्टेज के 2-2 स्पॉट्स के लिए कंपटीशन होना था, जिसमें न्यूजीलैंड की ओटागो वॉल्स, इंडिया की सनराइजर्स हैदराबाद टेबल टॉप करती है और बाकी 8 टीम्स को ज्वाइन करती हैं। एसआरएच के अलावा IPL विनर्स मुंबई इंडियंस, रनर अप चेन्नई सुपर किंग्स और थर्ड रैंक टीम राजस्थान रॉयल्स शामिल थे। मुंबई राजस्थान को ग्रुप में ओटागो वॉल्स, हाईवेल्ड लायंस और पर्थ स्कॉचर्स के साथ रखा जाता है। ग्रुप बी में CSK और SRH के अलावा टाइटंस, ब्रिस्बेन हीट्स और ट्रिनिडाड और टोबैगो जो पहली बार डायरेक्टली ग्रुप स्टेज में जा रही थी। CLT20 के इस सीजन को इंडिया में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा था, तो ऐसा अज्यूम किया जा सकता था कि होम कंडीशंस की बेहतर समझ होने की वजह से इंडियन टीम्स काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। ग्रुप ए में तो होता भी कुछ वैसा ही है। राजस्थान रॉयल्स अपने 4 में से 4 मैच जीतकर ग्रुप को टॉप करती है, जिसमें सबसे पहले वो मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से, हाईवेल्ड लायंस को 30 रन से, पर्थ स्कॉचर्स को 9 विकेट से और ओटागो वॉल्स को 4 विकेट से हरा देती है। और उनकी इन विक्ट्रीज में काफी सारे प्लेयर्स का हाथ रहा, जिसमें अजिंक्य रहाणे 2 मैच में 50 रन बनाते हैं, संजू सैमसन उन्हें बैटिंग में पूरा सपोर्ट देते हैं और बॉलिंग में प्रवीण तांबे एक मेजर कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो आगे चलकर सीजन की हाईएस्ट विकेट टेकर भी बनते हैं। अब जरा इस ग्रुप की दूसरी टीम MI की बात कर लेते हैं, जिसने अपने पहले मैच से राजस्थान से 7 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। फिर ओटागो वॉल्स से उनका दूसरा मैच बारिश के चलते रद्द हो जाता है। हालांकि वो अपने अगले दोनों मैचेस जीतकर दूसरे नंबर पर फिनिश करके नॉकआउट के लिए क्वालिफाई कर लेती हैं। ग्रुप बी से नॉकआउट्स में CSK और ट्रिनिडाड एंड टोबैगो आती हैं। दोनों टीम्स ने अपने 4 मैचेस में 3 मैचेस जीते, जिसमें CSK ने पहले टाइटंस को 4 विकेट से, फिर SRH को 12 रन से और फिर ब्रिस्बेन हीट को 8 विकेट से हराया था और अपने लास्ट मैच में उसे ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से हार का सामना करना पड़ा था। CSK के इस रन के हीरो रहे थे मिस्टर IPL सुरेश रैना, जिन्होंने पहले मैच में 167 के स्ट्राइक रेट से 47, दूसरे मैच में 57 बॉल पर 84, तीसरे मैच में 15 बॉल पर 23 और लास्ट मैच में 29 बॉल पर 38 रन बनाए थे। बात करें SRH की, तो वो अपने 4 में से सिर्फ 1 मैच जीत पाए, जिसमें उन्होंने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को 4 विकेट से हराया। बाकी एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया और बचे दोनों मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। पहले सेमीफाइनल में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थी और इस मैच में सारी नजरें थी CSK के सुरेश रैना और राजस्थान के अजिंक्य रहाणे पर। दोनों ही प्लेयर्स रेड हॉट फॉर्म में थे और अपनी टीम्स को आगे ले जाने की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा इन्हीं के कंधों पर थी। रहाणे इस रिस्पांसिबिलिटी को समझते हुए 70 रन के क्रूशियल नॉक खेलते हैं, लेकिन और किसी बैट्समैन से इतना सपोर्ट ना मिलने की वजह से राजस्थान रॉयल्स केवल 159 रन ही बना पाती है। अब यहाँ से सारी नजरें जाती हैं सुरेश रैना की तरफ कि वो इस चेज में कैसा परफॉर्म करेंगे। पूरी इनिंग्स में रैना एक छोर संभालते रहते हैं, लेकिन 23 बॉल पर 29 रन ही बना पाते हैं। रहाणे को जो सपोर्ट बाकी बल्लेबाजों से मिलना चाहिए था, CSK की बाकी बैटिंग वो काम नहीं कर पाई। CSK के 7 बैट्समैन सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हो जाते हैं और CSK मैच 14 रन से हार जाती है। दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस ट्रिनिडाड एंड टोबैगो को 6 विकेट से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर लेती है। इस बड़े फाइनल में 2 ऐसी टीम थी जिनके पास मौका था अपनी लेगेसी को और आइकॉनिक बनाने का। जहां राजस्थान रॉयल्स IPL के पहले इनॉग्रल सीजन जीतने के बाद उस ट्रॉफी को हाथ भी नहीं लगा पाई थी, उसके पास चांस था चैंपियंस लीग जीतकर चैंपियंस ऑफ चैंपियंस बनने का। वहीं मुंबई इंडियंस, जिसने इस साल अपनी पहली IPL ट्रॉफी जीती थी, उसके पास मौका था एक और बार चैंपियंस लीग जीतकर इस साल को अपना सबसे मेमोरेबल ईयर बनाने का। राजस्थान टॉस जीतकर MI को पहले बैटिंग करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन ये डिसीजन RR के फेवर में बिल्कुल नहीं गिरता। मुंबई की बैटिंग राजस्थान की बॉलिंग पर पूरी तरह से भारी पड़ती है और 202 रन बोर्ड पर लगा देती है। इस बड़े से टारगेट को चेस करने होती राजस्थान रॉयल्स की टीम भी बिल्कुल पीछे नहीं हटती और मुंबई इंडियंस के बॉलर्स पर काउंटर अटैक लॉन्च कर देती है। राजस्थान के स्टार बैटर अजिंक्य रहाणे 47 बॉल्स पर 65 रन बनाते हैं और संजू सैमसन सिर्फ 33 बॉल्स पर 60 रन और ये दोनों दूसरे विकेट के लिए 109 रन की पार्टनरशिप कर देते हैं। लेकिन उनके आउट होने के बाद मानो राजस्थान की टीम को कोई चिन्ह स्वामी से उठाकर चेपॉक ले आया हो। 117 रन पर दूसरा विकेट खोने के बाद राजस्थान की पूरी टीम 169 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। 10 में से 4 विकेट हरभजन सिंह ने ली तो 3 विकेट केरन पोलार्ड ले गए और मुंबई इंडियंस ने IPL के बाद सेम ईयर में CLT20 की ट्रॉफी उठाई और उस साल को एक अनफॉरगेटेबल ईयर बना दिया। इसके साथ ही मुंबई चैंपियंस लीग की सबसे सक्सेसफुल टीम बन गई थी, जिसने 2 बार ये चैंपियंस ऑफ चैंपियंस का खिताब अपने नाम करा था। लेकिन मुंबई ने 2 बार ट्रॉफी उठा ली तो उनकी आर्च राइवल उनसे कहां पीछे रहने वाली थी और इस बात का हिसाब बराबर करने का मौका उनके पास जल्द आने वाला था। 2014 का चैंपियंस लीग टी20 का ये सीजन इंडिया में सितंबर 4 से अक्टूबर 13 के बीच ऑर्गेनाइज होना था। आईपीएल की 3 टीम्स इस सीजन में पार्टिसिपेट करती हैं, जिसमें 2014 की आईपीएल विनर केकेआर, रनर्स अप किंग्स 11 पंजाब और थर्ड रैंक टीम चेन्नई सुपर किंग्स शामिल थी। लास्ट ईयर की विनर मुंबई इंडियंस इस साल क्वालिफाइंग स्टेज में 2 मैचेस हार के बाहर हो गई थी। बाकी टॉप 8 में ऑस्ट्रेलिया की पर्थ स्कॉचर्स और होबार्ट हरिकेन, साउथ अफ्रीका से केप कोबराज और डॉल्फिन्स और वेस्ट इंडीज की बारबाडोस ट्राइडेंट्स थी। इन टीम्स को फिर 2 ग्रुप्स में बांटा गया, जिसमें
जिसमें ग्रुप ए में केकेआर, सीएसके, पर्थ स्कॉचर्स, लाहौर लायंस और डॉल्फिन्स को रखा गया। केकेआर जो इस साल की चैंपियन थी, आईपीएल जीत के आई थी, उसने ये ग्रुप स्टेज बिल्कुल चैंपियंस की तरह खेला, अपने 4 में से 4 मैचेस जीतकर टेबल को टॉप करा। केकेआर के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि टीम किसी एक प्लेयर पर डिपेंड नहीं कर रही थी। किसी एक मैच में आंद्रे रसल रन बनाते हैं तो किसी में गौतम गंभीर, किसी में मनीष पांडे का बल्ला चलता है तो किसी में रॉबिन उथप्पा का। बॉल से भी यही कहानी थी, किसी मैच में कुलदीप यादव विकेट निकालते हैं तो किसी में पीयूष चावला और सुनील नारायण कंसिस्टेंटली हर मैच में विकेट्स निकाल के दे ही रहे थे। केकेआर के साथ इस ग्रुप से सीएसके सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करती है, जिसमें एक मैच में सुरेश रैना 90 रन की पारी खेलते हैं, जैसे सबको ये दिख जाता है कि पिछले साल जो काम रैना सेमीफाइनल में नहीं कर पाए वो इस बार इसे पूरा करके रहेंगे। लेकिन वो करने के लिए इन्हें वो पड़ाव पाव करना पड़ेगा जो पिछली बार नहीं कर पाए, यानी सेमीफाइनल में जीत। और ऐसा करने के लिए उन्हें ग्रुप बी की टेबल टॉपर और अनडिफीटेड किंग्स 11 पंजाब को हराना होगा। लेकिन ऐसा करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि उनके सामने इन फॉर्म पंजाब की टीम थी जो उन्हें इस साल पहले भी एलिमिनेट कर चुकी थी और इस सीजन भी कोई भी टीम उन्हें अभी तक हरा नहीं पाई थी। पंजाब के सारे प्लेयर्स फॉर्म में थे, इस टूर्नामेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके थे। सहवाग, मनन वोरा, जॉर्ज बेली, डेविड मिलर बल्ले से कमाल कर रहे थे, तो थिसारा परेरा, अक्षर पटेल, करणवीर सिंह बॉल से अपना काम कर रहे थे। जब दोनों टीम्स के प्लेयर रेड हॉट फॉर्म में चल रहे हो तो एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने जाने की उम्मीद लगाई जा सकती थी। पंजाब टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए 50 रन के अंदर ही सीएसके के 3 विकेट गिरा देती है, जिसमें सुरेश रैना का विकेट भी शामिल था। लेकिन इसके बाद फैफ डु प्लेसी और डुएन ब्रावो इनिंग्स को संभालते हैं और रविंद्र जडेजा की फिनिशिंग टच के चलते सीएसके 182 का टोटल बोर्ड पर लगा देती है। इसे चेस करने आई पंजाब की बैटिंग काफी खराब परफॉर्म करती है और अक्षर पटेल के अलावा कोई भी बैट्समैन 30 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाता और पंजाब 117 के स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है। सीएसके फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाती है, जहां उसके सामने थी आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स। और ये मैच केवल दो टीम्स के बीच के नहीं बल्कि दो बड़े लीडर्स के बीच भी था, जहां एक तरफ थे एमएस धोनी तो उनके सामने थे गौतम गंभीर। केकेआर पहले बैटिंग करते हुए एक अच्छी शुरुआत करती है और 91 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लगा देती है। ये स्टार्ट और केकेआर का बैटिंग ऑर्डर देखकर लग रहा था कि केकेआर आराम से 200 का टारगेट सेट कर देगी, लेकिन केकेआर को ऐसा करने से रोकते हैं सीएसके के पवन नेगी। नेगी अपने 4 ओवर की स्पेल में सिर्फ 22 रन देते हैं और 6 में से 5 विकेट अपने नाम करते हैं। स्पेल की वजह से केकेआर जो एक वक्त 200 पार करता दिख रही थी वो अब 180 के स्कोर पर रुक जाती है। टारगेट उम्मीद से कम जरूर था, लेकिन इसे डिफेंड किया जा सकता था। केकेआर को एक अच्छी शुरुआत मिलती है जब पैट कमिंस पहले ही ओवर में ड्वेन स्मिथ को आउट कर देते हैं। इसके बाद पिच पर आते हैं सुरेश रैना और मैकलम शुरू में थोड़ा वक्त लेते हैं, लेकिन एक बार जैसे ये सेट हो जाते हैं वैसे ही अपना नेचुरल गेम खेलना शुरू कर देते हैं। मैकलम ज्यादा देर पिच पर नहीं टिक पाते हैं, लेकिन रैना अंत तक नॉट आउट रहते हैं और 62 बॉल पर 109 रन की पारी खेलकर सीएसके को ये फाइनल जिता देते हैं और 234 रन के साथ इस टूर्नामेंट की हाईएस्ट रन स्कोरर भी बन जाते हैं। और इस जीत के साथ सीएसके एमआई की सबसे ज्यादा चैंपियंस लीग जीतने के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर लेती है और ये सीजन चैंपियंस लीग का आखिरी सीजन भी साबित होता है। और इसके आखिरी सीजन होने की सबसे बड़ी वजह बनती है वो चीज जो इसकी सबसे बड़ी अट्रैक्शन भी थी। चैंपियंस लीग टी20 को जब अनाउंस किया गया तब इसके $6 मिलियन के प्राइस पूल को सबकी अटेंशन मिली थी। इतना बड़ा प्राइस देने के लिए इसे उतना ही रेवेन्यू जनरेट करने की भी जरूरत थी और इसका रेवेन्यू मेनली आईपीएल टीम्स के ऊपर डिपेंड करता था। अगर मैच में आईपीएल टीम है तब तो व्यूअरशिप अच्छी आ जाती थी, लेकिन अगर मैच में इंडियन टीम नहीं होती तो ना ही ग्राउंड पर क्राउड आता और ना ही टीवी पर रेटिंग्स। और रेवेन्यू का मेन सोर्स था डिफरेंट टाइप ऑफ राइट, जैसे ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने इसके 10 साल की ब्रॉडकास्टिंग राइट्स $900 मिलियन की मोटी रकम में खरीदे थे। इसके अलावा भारतीय एयरटेल ने 5 साल की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स $40 मिलियन में खरीदी थी। लेकिन ये टूर्नामेंट इसका पहला सीजन इंडिया में ऑर्गेनाइज होने के बावजूद ऑडियंस की अट्रैक्शन गेन नहीं कर पाई। लोगों ने केवल आईपीएल टीम्स के मैचेस में ही अपना इंटरेस्ट दिखाया। टाइम मीडिया रिसर्च के अकॉर्डिंग इसके पहले सीजन की टेलीविजन रेटिंग 1.06 की रही, जो कि आईपीएल 2009 के 4.1 की रेटिंग इन कंपैरिजन में काफी कम थी। इसी कम व्यूअरशिप का नतीजा था कि इतने छोटे टाइम स्पैन में भी इसे 4 बार अपने टाइटल स्पॉन्सर बदलने पड़े थे। पहले भारतीय एयरटेल ने इसकी टाइटल स्पॉन्सरशिप ली, उसके एग्जिट मारने के बाद नोकिया ने, फिर कार्बन मोबाइल और फिर ओप्पो ने। ये सारी चीजें तीनों क्रिकेट बोर्ड्स की नजर में थी, इसलिए उन्होंने इसकी मार्केटिंग में काफी मेहनत करी। 2010 की मार्केटिंग कैंपेन में काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को साइन करा गया, जिसका नतीजा था कि रेटिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट आई। 1.06 से बढ़कर ये 1.45 तक गई। लेकिन ये बोर्ड्स इसे भी सेटिस्फाई नहीं हुए। 2011 की मार्केटिंग कैंपेन के लिए बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर साइन कर लिया और उस साल की रेटिंग बढ़कर 1.64 तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी ये रेटिंग इन क्रिकेट बोर्ड्स की उम्मीदों से काफी कम थी। चैंपियंस लीग की रेटिंग इतनी मार्केटिंग के बाद भी सिर्फ आईपीएल टीम्स की ऊपर डिपेंड करती थी और इसी कंसिस्टेंटली गिरती रेटिंग आईपीएल से कंपीट ना कर पाने की वजह से इस टूर्नामेंट को 6 सीजन के बाद ही बंद कर दिया गया। एंड चैंपियंस लीग टी20 भले ही बहुत कम टाइम के लिए ऑर्गेनाइज हुई हो, लेकिन इसने उस वक्त के क्रिकेट फैंस को काफी सारे अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स दिए, जिसमें किरण पोलार्ड और सुनील नारायण जैसे प्लेयर्स थे। वो चैंपियंस लीग की वजह से हमें अपनी फेवरेट आईपीएल टीम्स को दोबारा से देखने के लिए साल भर इंतजार नहीं करना पड़ता था, क्योंकि इसके 6 में से 4 सीजन आईपीएल
आईपीएल टीम नहीं जीते तो इसे देखकर खुशी भी बहुत होती है। अब जाते जाते मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आज चैंपियंस लीग को रिवाइव कर दिया जाए और उसमें हर एक फ्रेंचाइज लीग की विनर को कंपीट कराया जाए तो क्या तुम उसे देखोगे? सोचो कितना कूल लगेगा, एक तरफ आईपीएल चैंपियन, दूसरी तरफ बीबीएल चैंपियन, ऐसे टी20 की चैंपियन और कहीं पर लंका टी20 लीग की चैंपियन। और फिर इन सारे चैंपियन फ्रेंचाइजेस में से जो टीम फाइनल जीतेगी वो असल में कहलाती चैंपियंस ऑफ चैंपियंस। तुम्हें आइडिया कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैंपियंस लीग से रिलेटेड तुम्हारी कोई फेवरेट मेमोरी है तो उसे भी हमारे साथ जरूर शेयर करना। ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, क्रिकेट की हिस्ट्री, क्रिकेट के एनालिसिस के बारे में हम तुम्हारे लिए हर हफ्ते लेके आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और वीडियोस को चेकआउट करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।